नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प और ऊर्जावान सफर पर निकलने वाले हैं। हम जीवन की सबसे बुनियादी इकाई के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी छोटी सी कोशिका जिसके अंदर एक पूरा का पूरा व्यस्त महानगर बसा हुआ है। ये एक ऐसा विषय है जो हर जीवित प्राणी के अस्तित्व की कहानी कहता है। शुरुआत करने से पहले एक बुनियादी सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, एक विशाल पेड़, एक इंसान और एक सूक्ष्म अमीबा जैसे इतने अलग अलग जीवन रूपों को आपस में आखिर क्या जोड़ता है? ये एक ऐसी कड़ी है जो कवक, पौधों और जानवरों को तो जोड़ती है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को नहीं। और हाँ, वायरस जैसे मामलों को भी ये बाहर रखती है, क्योंकि उनमें तो बस एक प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए या आरएनए लिपटा होता है। तो इसका सीधा सा जवाब है सेल, यानी कोशिका। ये जीवन की बिल्कुल बुनियादी, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, मतलब एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और अगर इसके साइज की बात करें तो ये इतने छोटे पैमाने पर काम करती है जहां एक माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। जीवन का हर एक महत्वपूर्ण कार्य इसी सूक्ष्मतम स्तर पर शुरू होता है। अब यहां एक चीज और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हम न्यूक्लिक एसिड्स जैसे जीवन के अणुओं की जटिलता की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी कोशिका का 80% से ज्यादा हिस्सा असल में सिर्फ और सिर्फ पानी होता है? बाकी बचे हिस्से में प्रोटीन्स, वसा और खनिज शामिल होते हैं। ये वाकई एक अद्भुत संतुलन है। जहां एक तरफ इंसानों जैसे बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग ऊतकों और कोशिकाओं के बीच कामों का पूरा बंटवारा होता है, वहीं अमीबा या बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीव अपने जीने के सारे काम सिर्फ एक ही बाउंड्री के अंदर अकेले संभालते हैं। इसमें माइकोप्लाज्मा भी शामिल है, जिसके बारे में एक खास बात यह है कि इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल बिल्कुल होती ही नहीं है। तो चलिए अब इस कोशिका विज्ञान के शुरुआती दौर पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि पुराने वैज्ञानिकों ने इस अदृश्य दुनिया का नक्शा कैसे तैयार किया था। ये कहानी शुरू होती है 1665 में, जब साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक ने मृत कॉर्क कोशिकाओं को देखा और अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में उन्हें सेल्यूला नाम दिया। इसके बाद आए ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने एक तालाब में जिंदा बैक्टीरिया ढूंढ निकाला। इसी खोज ने वनस्पति विज्ञानी श्लाइडन और प्राणी विज्ञानी श्वान को ये पहचानने के लिए प्रेरित किया कि चाहे पौधे हों या जानवर, सभी कोशिकाओं से ही बने हैं। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बेहतर होते गए, वैज्ञानिक इन छोटे कमरों के और अंदर झांकने लगे। वे इनके नियंत्रण केंद्रों का पता लगाना चाहते थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, इस सूक्ष्म शहर का दिमाग, यानी इसका वास्तविक केंद्रक आखिर किसने खोजा? न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बैक्टीरियल सेल्स में एक वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इसके अलावा सेल्यूलर बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से मैप करने के लिए नोल और रुस्का के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार का इंतजार करना पड़ा। ये एक ऐसी खोज थी जिसका काम आज भी हैदराबाद के आणविक और सेल्यूलर अनुसंधान केंद्र जैसी जगहों पर लगातार जारी है। नक्शा तो बन गया, अब बारी थी इस सूक्ष्म शहर के नियम तय करने की, जिन्हें हम आज सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। श्लाइडन और श्वान ने पहले 2 नियम बनाए, जिनमें यह घोषित किया गया कि कोशिका ही जीवन का सार्वभौमिक निर्माण खंड है। लेकिन इस थ्योरी को अंतिम रूप दिया रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने समझाया कि आखिर ये कोशिकाएं वास्तव में प्रजनन कैसे करती हैं। और विर्चो की ये खोज उनके 1855 के एक मशहूर कथन से बिल्कुल साफ हो जाती है, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इसका मतलब है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही आती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि नई कोशिकाएं जादू से प्रकट नहीं होती, बल्कि पुरानी कोशिकाएं ही विभाजित होकर उन्हें जन्म देती हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसके शारीरिक संरचना देखते हैं कि कैसे इस सुरक्षित बाउंड्री के अंदर एक पूरा का पूरा फंक्शन करने वाला शहर बसा है। इसके अंदर के कारखानों को समझने से पहले इनकी वास्तुकला के अंतर को देखना आवश्यक है। पादप कोशिकाओं या प्लांट सेल्स में एक पारगम्य बाहरी कोशिका भित्ति होती है और फूलों को रंग देने वाले क्रोमोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड होते हैं। जबकि अगर हम जंतु कोशिकाओं को देखें तो उनमें ये दोनों ही चीजें नहीं होती। अब साइटोप्लाज्म में तैरते हुए इनके आंतरिक अंगों यानी ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ऊर्जा बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक झिल्लीदार नेटवर्क की तरह काम करता है, जो राइबोसोम रूपी प्रोटीन कारखानों को पकड़े रहता है। गोल्जी निकाय स्राव या सिक्रीशन का काम देखते हैं
और लाइसोसोम्स का काम होता है सेल के अंदर के पाचन या सफाई को संभालना। ये शहर आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे समझिए। क्या हो अगर इनमें से कोई एक कारखाना अचानक बंद हो जाए? उदाहरण के लिए, राइबोसोम की अनुपस्थिति में सेल का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य रुक जाएगा? सीधी सी बात है, राइबोसोम के बिना प्रोटीन सिंथेसिस पूरी तरह रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के लिए जरूरी एंजाइम जैसे अहम प्रोटीन नहीं बना पाएगी और पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। तो फिर एक और जरूरी सवाल, आखिर कोशिका को इन सारे जटिल प्रोटीन कारखानों को चलाने की ताकत मिलती कहाँ से है? सेल्यूलर श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की सटीक जगह कौन सी है? वो जगह है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रहे, ये बैक्टीरियल कोशिकाओं में बिल्कुल नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर की तरफ मुड़ी हुई संरचनाओं, जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके एटीपी उत्पन्न करता है। एटीपी यानी सेल की ऊर्जा की करेंसी, इसीलिए तो इसे पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन देखिए, हर शहर में कचरा तो होता ही है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये उठता है कि कचरे का निपटान करने वाली ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी आत्मघाती थैलियां यानी लाइसोसोम आती कहाँ से हैं? इन्हें बनाती हैं गोल्जी बॉडीज। ये सच में किसी शानदार असेंबली लाइन की तरह लगता है ना, जहां एक ऑर्गेनेल खतरनाक इंट्रासेल्युलर पाचन को संभालने के लिए दूसरे को प्रोसेस, पैक और स्रावित कर रहा है। संरचना समझ लेने के बाद अब आखिरी पहलू पर आते हैं। देखते हैं कि ये सूक्ष्म शहर दबाव पड़ने पर खुद को कैसे बदलता है और कैसे बढ़ता है। कोशिकाएं दो मुख्य तरीकों से खुद को ढालती हैं। पहला है हाइपरट्रॉफी, जिसमें सेल का आकार बढ़ता है लेकिन गिनती उतनी ही रहती है, जैसे हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में। और दूसरा है हाइपरप्लासिया, जहां आकार तो वही रहता है लेकिन कोशिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ती है, जैसा कि कैंसर कोशिकाओं के मामले में देखने को मिलता है। अब सोचिए, एक बाहुकोशिकीय जीव में सेलुलर अनुकूलन के इस विशाल पैमाने को देखते हुए क्या कभी ध्यान गया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। ये तो हुई लंबाई की बात, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक अकेली पादप कोशिका से पूरा का पूरा नया पौधा बन सकता है। ये सब जानने के बाद एक ही ख्याल आता है, एक अकेली कोशिका के नाभिक के अंदर न जाने और कितने ऐसे चमत्कारी ब्लूप्रिंट छिपे होंगे। इस सूक्ष्म दुनिया के और कितने राज खुलना बाकी हैं।